हाय, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर विप्रश्री। वैसे तो मैं गैस्ट्रो सर्जन हूँ और दिल्ली एनसीआर में काफ़ी दिन काम किया, खासकर लोग पारस हॉस्पिटल और फोर्टिस दिल्ली में भी मैंने अपने काफ़ी दिन समय बिताए और आजकल विदेश में हूँ। बट यहाँ से मैंने पिछली साल जब मैं लॉकडाउन में गुड़गांव में फंसा हुआ था एनसीआर में, तो मैंने अपने आप को रजिस्टर्ड कराया हरियाणा गवर्नमेंट के कोविड नोडल ऑफिसर के रूप में। तब से मैं लगा हुआ हूँ और अपने काफ़ी लोगों के साथ मैंने मिलजुल के उन लोगों को जिनको शायद मेडिकल सुविधा मिल नहीं पा रही थी, ऑनलाइन ट्रीटमेंट कर रहा था मैं तो। इनफैक्ट एक स्टेप अहेड, मुझे याद है जब पूरी तरह से लॉकडाउन था और सारे हॉस्पिटल में डॉक्टर जाने से डर रहे थे, तो मुझे 3 ऑपरेशन भी करना पड़ा। और उस समय तो बहुत क्लैरिटी नहीं था कि कैसे डॉक्टर बचेंगे और कैसे पेशेंट बचेगा, और हमें उम्मीद नहीं था कि इतनी दिन तक खींचेगा। और इनफैक्ट हमें तो 6 महीने तक लॉकडाउन में किसी तरह वहाँ पे काम करते रहना पड़ा और मैंने करीब 500-600 पेशेंट को देखे भी, और 99% लोग तो निकल गए। कभी कभी 1-2 पेशेंट की मोर्टेलिटी मुझे याद है कि उनको कब मैंने देखा और कैसे उनको बचा नहीं सके हम। काफ़ी तकलीफ भी होती थी। लेकिन अभी इस समय एक डिफरेंट रूप में ये वायरस आया है, जबकि समझ तो काफ़ी आ गए कैसे मैनेज करना है, लोगों को भी पता है, इतने सारी इन्फॉर्मेशन है सोशल मीडिया पे, कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा है। तो हमें इस चीज़ को थोड़ा क्लियर करना है कि क्या एक्चुअली कैसे हम सर्वाइव करेंगे इस कंडीशन में। क्यों प्रोटेक्शन का मेथड गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे नियम लगाए हैं, लॉकडाउन किया, हॉस्पिटल बनाए, वैसे दवाइयाँ का प्रोटोकॉल बनाया, WHO कभी कुछ कहा, कभी कुछ कहा, कभी चेंज, कभी इसको लगाओ, और एक प्रोटोकॉल बना कि ऐसे ट्रीटमेंट देना है। जब मैंने स्टडी किया तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगा कि इसमें तो बहुत सारी चीज़ तो क्लियर है नहीं, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। खैर, मैं उन सबको जिक्र नहीं करूँगा, समय के देखते हुए मैं आपको छोटा छोटा बात बताऊँगा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जो काफ़ी इफ़ेक्टिव भी है। अब आप ऐसे समझें कि यह एक ऐसी बीमारी है कि नया बॉडी आपका, हमारा शरीर एक नए जान प्राणी से के एक्सपोज़र में आता है जो हमें बॉडी ने रीड नहीं किया। बॉडी में रीड करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, सिस्टम इनबिल्ट है। अब वायरस जब एंटर कर रहा है, जो नया वायरस है उसको बॉडी पहचान नहीं पा रहा है। उसको पहचानने के लिए, उसकी जेनेटिक कंपोजिशन को समझने के लिए उसको समय चाहिए, और वायरस आपके पास घुस चुका है। किसी को देखिएगा कि सिर्फ सेंसरी लॉस है, जिससे स्मेल ख़त्म हो जाता है, टेस्ट ख़त्म हो जाता है, उसके बाद उसको कुछ पता भी नहीं चलता। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको कुछ भी नहीं हुआ और पॉजिटिव हैं और एसिम्प्टोमेटिक है। दे आर वेरी डेंजरस, दे एक्चुअली एक्सपोज टू, I mean, they are the most highly transmitting guys. They are transmitting maximum. So asymptomatics are there. कुछ लोगों को डिजीज़ है बट RT-PCR टेस्ट में निगेटिव आ रहा है, तो ऐसे भी सिचुएशन है। खैर, अब वायरस को आप समझ लें कि एंटर कर गया, वायरस आपके बॉडी के अंदर आ गया। उसको बॉडी को रीड करना है, बॉडी को उसे समझना है कि इसका जेनेटिक कंपोजिशन क्या है, और हमें बॉडी को समय देना है कि एंटीबॉडी कैसे बनेगा, बनाने में कितना टाइम लगेगा। क्योंकि इसका ट्रीटमेंट अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं। जब तक आपकी बॉडी एंटीबॉडी नहीं बना लेता है, आप चाहे जो भी दवा ले लो, एंटीवायरल ले लो, जो भी ले लो, सारे के सारे दवाइयाँ सिर्फ सपोर्टिव हैं। आपके बॉडी का वेट करता है, जब आपका एंटीबॉडी बन जाता है और वायरस को पछाड़ देता है, तब आप जीत जाते हैं। तो लड़ाई कैसी है, वायरस एंटर करता है, वायरस एंटर करने के बाद वो अपना स्पीड में ग्रो करता है। उसको ग्रोथ बढ़ने का एक कारण है कि वायरस ऐसा वायरस है जिसका टेम्परेचर में ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता है। तो हमें इसके वायरस लोड को कम करने का एक तरीका रखना है। एक साइड में तो वायरस का लोड कम हो, दूसरी साइड हमारा इम्यूनिटी को मेंटेन रखने और बढ़ाने का उपाय देखना है। अब वायरस लोड कम करने की उपाय तो आपके पास ही है, आपको समझने की देर है कैसे हम कम करें। अगर टेम्परेचर से ही घट जाता है या हाई टेम्परेचर में कम रहता है, तो हम अपने माहौल को, इन्वायरमेंट में जहाँ हम रह रहे हैं, उसको हम थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेन रखें नॉर्मल, और साथ साथ हम ऐसी पदार्थ लें जो ठंडा ना हो। दूसरी बात,
वेंटिलेटेड रूम होना चाहिए, क्योंकि सर्कुलेशन अगर रहेगा तो वायरस जो निकलेगा भी वो बाहर जाकर डाइल्यूट होगा और ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो आप सिर्फ अपने ही एयर को इनहेल करते रहेंगे रूम बंद करके। ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने ऑब्ज़र्व किया लोगों में। अब जब आपको इन्फेक्शन हो गया, आप रूम को बंद कर लें, एग्जॉस्ट फैन चला लें, बाहर की तरफ जब विंडो है उसमें खोल दें, फैन को चला दें। इससे क्या होगा कि जो इन्वायरमेंट में वायरस का लोड है वो भी कम रहेगा, और जो आप एंटर किया हुआ है शायद उसको भी डाइल्यूट। स्टीम लें, वार्म वाटर लें, इन सारी चीज़ों से वायरस लोड, गार्गलिंग करें, तो वायरस लोड जो अभी यहाँ पे अटका हुआ है, जो लंग तक नहीं पहुँचा है या पहुँच गया भी है, तो उसको ज़्यादा बढ़ने में, ग्रो करने में ज़्यादा हम उसको सपोर्ट ना करें। उसको इतना देर तक बॉडी को मौका दें कि वो कम वायरस को डिटेक्ट करके उसको जेनेटिक कंपोजिशन को रीड करके एंटीबॉडी बना लें। बनेगा कहाँ? तो जब जेनेटिक हमारे पास जो IgM IgG बनता है हमारे शरीर में, जो इनसाइड इनबिल्ट मेथड है, उसमें लीवर का बहुत बड़ा रोल है। और लीवर एक ऐसा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जब आप बीमार होते हैं तो वो सबसे ज़्यादा बिजी हो जाता है उसको प्रोटीन को बनाने में और सारी चीज़ों को बनाने में जो उससे लड़ेगा। तो हमें उसको ओवरलोड नहीं करना है। हमारे को ऐसे पदार्थ खाने हैं जो वो एक तो वार्म होना चाहिए और फ्रेश होना चाहिए, और दूसरी बात वो लीवर सपोर्टिव होना चाहिए, लीवर को लोड ना दे दें। तो इन दो भी बातों के अलावा क्या है कि जब आप इन चीज़ों को अगर समझ पाएँ और करेंगे तो आप तो 90% तो आपको खुद अपने आप ट्रीट करना है। किसी डॉक्टर, किसी बड़े क्वालिफाइड फिजिशियन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और होम रेमेडीज से ही ठीक हो सकते हैं। टेम्परेचर को मेंटेन रखना है, 101 से ऊपर जाए डोलो खाएं या पैरासीटामोल खाएं और उसको मेंटेन करते रहें। दूसरी बात, बहुत सारी दवाइयाँ जो लिखा हुआ एक लिस्ट रहता है, जिथ्रोमाइसिन और इवरमेक्टिन और पता नहीं कितनी सारी चीज़ें हैं, जिसका अभी कोई, आप जब मेडिकल साइंस की उस टीम के साथ मीटिंग में जब अटेंड करेंगे जूम में, तो सब लोग कहेंगे कि इनकी कोई रोल नहीं, कोई कुछ है ही नहीं। एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने के लिए इन सारी दवाइयों का लिस्ट बना हुआ है। हाँ, रोल कहाँ है? 4-5 बहुत ही आइडेंटिफाइड मेडिसिन है जो डॉक्टर लोग खुद समझते हैं, जानते हैं और यूज़ करते हैं। जब पेशेंट की सिस्टम, जो वायरस है जो इतना ज़्यादा ओवरकम कर लेता है इनकी इम्यूनिटी को, तो आप लैंड कहाँ करते हैं? हॉस्पिटल में। तो इस चीज़ को कम करने के लिए एंटीवायरल यूज़ करते हैं, जिसमें रेमडेसिविर है, फेविपिराज़ोल, इन सब का भी अभी बड़ा लिमिटेड कंट्रोल यूज़ होता है। तो उसकी यूज़ करने के पहले आपकी सारी शरीर की पैरामीटर को जांच की जाती है कि आपका शुगर कम कैसा है। क्योंकि आप अपने से अगर डॉक्टरी करते रहें और अपने को यूज़ करें और किसी के कहने पे कुछ कर लें, वो एक अलग प्रॉब्लम है। उसको हैंडल करना डॉक्टरों के बस के बाहर है, और आप और एक कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट बन जाते हैं। मैं उस स्टेज की बात कर रहा हूँ जिसमें इंडिया में हमारे पास और बाहर में भी लोगों के पास ऑक्सीजन सैचुरेशन बेड की कमी है, और 80 तक चला गया सैचुरेशन। लोग घबरा गए, सिलेंडर अपने घर पे रखे हुए हैं। हम कैसे उसको लंग को क्लीन करें? ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरे सिस्टम में रहता तो दूसरा, अगर स्टोमक में है तो उसका तो हम क्लीनिंग कर सकते हैं सब जगह का, लेकिन लंग एक फेफड़ा इतना डेलिकेट है कि उसके अंदर एक ही ग्लू की तरह जब चिपक जाता है नीचे, खासकर जो पीछे नीचे का पोर्शन होता है उसको कहते हैं, जो बेस ऑफ लंग है वहाँ पे डिपेंडेंट पोर्शन है, वहाँ पे वो जाके सिक्रीशन एक ग्लू की तरह चिपका रहता है। उसको निकालना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए मुझे बहुत लोगों ने बोला एक छोटा सा प्रेजेंटेशन वीडियो भेजें कि करना क्या है। तो करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको प्रोनिंग करता है। प्रोनिंग मीन्स कि आपको प्रोन पोजीशन में जाके लेट के या एक प्राणायाम या योगा करते हैं, जिसके कारण हम उसको डायफ्राम का प्रेशर पीछे से जाएगा, और डिपेंडेंट रहने से सिक्रीशन थोड़ा डिसलॉज होगा, निकलेगा, और आपका ऑक्सीजनेशन थोड़ा बढ़ेगा। ये छोटा सा प्रोसीजर है, आप देखें, मैं इसको करके बताता हूँ। डीप ब्रीथ लें, अपने बिछावन के ऊपर जाएं, और इसको इस तरह से करने का प्रयास करें। जैसे आप पद्मासन में बैठते हैं तो आप लंबी ब्रीथ लें, अपने पिलो को यहाँ सामने रखें और शरीर को नीचे रखें, कमर को ऊंचा कर लें। एक इंक्लाइन पोजीशन होना चाहिए, लंग का पोस्टीरियर पोर्शन ऊपर होना चाहिए और आगे झुका होना चाहिए। फिर लंबा सांस लें और एक्सहेल करें, और अगर संभव हो सके तो कफ करें। इसको करने से काफ़ी कुछ आपको डिसलॉज होगा। हालांकि इसके लिए अलावा फिजियोथेरेपी है, प्रॉनिंग सोना है, बहुत सारे वीडियो आपको मिलेगा, बट दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इफेक्टिव एंड यू कैन मैनेज इट। इसके अलावा
स्टीम इनहेलेशन के साथ करेंगे तो शायद जो सिक्रीशन वो भी डाइल्यूट होगा। आगे मैं और वीडियो भेजूँगा। मैं यही चाह रहा था कि आपको कुछ पोजीशन बताऊं, फिर और बताऊं कि कब किसका यूज़ करना है, और इसके लिए आप डॉक्टर्स के साथ कनेक्टेड रहें। और बाकी जो बताया गया है, लोगों को दूसरे को बचाना, अपने को प्रोटेक्ट रखना, अपनी इम्यूनिटी को हाई रखना, जो मेडिसिन आप और बीमारी के लिए खाते, खासकर उन लोगों को जिनके पास डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कार्डिक है या कैंसरस डिजीज़ है, जो स्टेरॉयड लेते हैं, उन लोगों के साथ तो थोड़ा ज़्यादा ही सावधानी रखनी है। बच्चों को तो और सब लोगों को तो जल्दी रिकवर करता है, और ख़ासकर जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है। तो हम इसके साथ आगे की वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो बताना, तो मैं आपको कुछ और भी टिप्स दूंगा, क्योंकि इसमें अपना सेल्फ ट्रीटमेंट लेना और घबराना, पैनिक होना, इससे पूरा फैमिली का एक बहुत बड़ा ही हो रहा है। लोग बड़े बड़े सिलेंडर खरीद के अपने पास रख रहे हैं, होने को कुछ नहीं है। इसको ठीक तो खुद अपने ही इनबिल्ट शरीर से ही होना। हमें सबको वायरस से एक्सपोजर लेना ही होगा, या तो वैक्सीनेशन जितनी जल्दी आ जाए, सारे लोग वैक्सीनेटेड हो जाएं। फिर भी इसका स्ट्रेन चेंज होगा तो हो सकता है वैक्सीन उतना हद तक काम करे ना करे, और तैयारी रहेगी, लड़ाई चलती रहेगी, और हम लोग इसको जीतेंगे ज़रूर। धन्यवाद। थैंक यू।